हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। तो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं वो वजह जिससे हम ये समझ पाएंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष क्यों बनता है। तो आप भी बोल रहे होंगे सर क्या पढ़ाने लिखाने की बातें छोड़कर परियों की कहानियों में लग गए। नहीं, ये फैक्ट है, हम लोग ये जानने वाले हैं। इसके पीछे का रीजन आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको पढ़ना। ठीक है, तो क्या है वो रीजन? वो रीजन है रिफ्रैक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन क्या होता है? Refraction is a phenomenon of bending of a ray of light when it travels from one medium to another medium of different optical densities. ठीक है, क्लियर करता हूं मैं आपको एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए ये ग्लास शीट है, ठीक है, एक ग्लास स्लैब है, ओके, और लाइट इधर आके फॉल कर रहा है, ओके, ठीक है। अब चूंकि ये एयर में है, ये जो पहले जो लाइट रे है वो क्या है? ये मीडियम एयर है, ठीक है, और ये मीडियम क्या है? ग्लास है, ओके। तो बेंडिंग हो जाएगा। लाइट का एक्चुअल रास्ता कैसा है? लाइट का एक्चुअल रास्ता तो ऐसा होना चाहिए था ना स्टूडेंट्स, लेकिन लाइट बेंड कर जाता है अपने ओरिजिनल रास्ते से। ठीक है, लाइट कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा, ओके। एक और बार अब होगा रिफ्रैक्शन दूसरे सरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ग्लास से एयर में जा रहा है। अच्छा, अब लाइट का ओरिजिनल रास्ता कौन सा है स्टूडेंट्स? ये वाला है, ठीक है। लाइट अब वापस इधर घूम जाएगा, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा इसी के। जो पहला वाला लाइन था ना, आने का रास्ता था ना लाइट का, उसी के पैरेलल हो जाता है ये। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो बेंडिंग हुआ है स्टूडेंट इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरफेस होता है दो मीडियम के बीच की जो बाउंड्री होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं, ओके। तो इस इंटरफेस पे जो बेंडिंग हुई ना लाइट की, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्शन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। यही फेनोमेना है वो, एग्जैक्टली, ओके। अच्छा, ये रीजन क्या है इसका? रिफ्रैक्शन का रीजन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का रीजन सिर्फ एक होता है स्टूडेंट्स, लाइट का जो स्पीड है ना वो वेरी कर जाता है। बाहर में तो कोई रुकावट नहीं है, लाइट को एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, तो लाइट को तो कोई खासा रुकावट नहीं होती है, ठीक है, रोड़ा कोई होता नहीं है। लेकिन जैसे ही ग्लास स्लैब आया उसके सामने, तो एक डेंस मीडियम आ गया ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। डेंस मीडियम के कारण क्या होता है? लाइट की जो स्पीड होती है वो घट जाती है। तो स्पीड वेरिएशन के कारण रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है, ओके। तो क्या हो जाता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट ऑब्वियसली स्लोअर ट्रेवल करेगा, और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में क्या हो जाता है? लाइट फास्टर इन कंपेरिजन टू द डेंसर मीडियम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइट अपने स्पीड को क्रॉस कर देगा, ठीक है, जो मैक्सिमम स्पीड है उससे तो कम ही रहेगा, ओके ना। अच्छा, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है ना किसी भी मटेरियल की, ठीक है, कि उसमें लाइट किस स्पीड से जाएगा, उसको मेजर करने का एक होता है टर्म, उस टर्म को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये होता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। म्यू इसका साइन होता है म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू सी बाई वी। सी होता है स्पीड ऑफ द लाइट एंड वी स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं मीडियम का, ओके। अच्छा, जब हम देख रहे हैं एक चीज आप देख सकते हैं, म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अगर ऑप्टिकली डेंस होगा, मतलब म्यू का वैल्यू हाइयर अगर होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वैसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? मीडियम को। ऑप्टिकली डेंस है वो, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, यही ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने का एक टर्म होता है, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये इसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है ना, कितना कम हो जाता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम से, ठीक है। क्या है यहाँ पे? देखिए, v जो है वो क्या हो जा रहा है? c अपॉन म्यू। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दर्शाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दर्शाता है कि मीडियम में लाइट का स्पीड कितना घट गया ओरिजिनल स्पीड से अपने। सी बाई म्यू तो ऑब्वियसली कम होने वाला है, क्योंकि देखिए म्यू तो हमेशा 1 से बड़ा रहने वाला है। 1 किसका होता है? 1 ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है एयर का या वैक्यूम का, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम से तो 1 ज्यादा ही रहेगा ना मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तभी तो ऑप्टिकली डेंस है, ओके। तो कितना घटा स्पीड मीडियम में लाइट का,
ठीक है, इन कंपेरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, उसका मेजर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कुछ नहीं है। समझे? फिर से दोहराता हूं, ये सिर्फ कंपैरिजन देता है कि लाइट का स्पीड कितना रिड्यूस हुआ मीडियम में, ओके, ओरिजिनल अपने स्पीड से, बस यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नोट कर लीजिए ऐसा। तो स्टूडेंट्स आइए अब रिफ्रैक्शन के कारण जो बेंडिंग होती है वो किस टाइप्स की होती है, आइए उन्हें हम समझते हैं। ठीक है, तो पहला केस हम देख रहे हैं जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा। ठीक है, पहला मीडियम है रेयरर, दूसरा मीडियम है डेंसर, तो क्या होगा, लाइट किस तरफ बेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे जो बेंडिंग होती है ना, यहाँ पे होती है रेयरर से डेंसर जब लाइट जाता है तो होता है बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, मतलब लाइट ऐसा जा रहा है, नॉर्मल ये है तो लाइट नॉर्मल की तरफ ही बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ये है, ये ओरिजिनल रास्ता है तो नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ निकलेगा। ठीक है, ओरिजिनल पाथ से और बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया पूरे का पूरा, क्योंकि नॉर्मल से ही सब कुछ काउंट होगा ना स्टूडेंट्स, नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन काउंट करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस केस में क्या, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है। अच्छा, एक केस में कोई बेंडिंग नहीं होती है, कब, भले ही मीडियम का डेंसिटीज अलग अलग हो, ऑप्टिकल डेंसिटीज, लेकिन लाइट यहाँ पे बेंड नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है आप देख सकते हैं, 90 डिग्री पे गिर रहा है। ठीक है, तो नो बेंडिंग केस है ये। ठीक है, नो बेंडिंग इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, जो इंसिडेंट रे है ना वो अगर नॉर्मल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के, इंटरफेस पे, तो कोई बेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, ये केस भी आप देख लीजिएगा, तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है आपको। ठीक है, आइए अब कुछ टर्म्स को समझते हैं। मान लीजिए जैसे इसमें वेलोसिटी v1 होती, ठीक है, इस मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती वो होती v1। ठीक है, इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती वो होती v2। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, पहले μ1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, μ1 हो जाएगा आपका c अपॉन v1। ठीक है, यहां से c का वैल्यू क्या आ गया, μ1 v1। ठीक है, ये केस 1 हो गया, और दूसरा केस से आपको क्या मिलता, c अपॉन v2, यहां से c क्या मिल जाता, μ2 v2, ये दोनों क्या हो जाता, फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। देयरफॉर μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2 हो जाता। μ2 अपॉन μ1 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, v1 अपॉन v2। स्टूडेंट्स इस चीज को एक दूसरे स्टाइल से बुक्स में लिखा जाता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, मैं भी वो प्रेफर नहीं करता हूं खुद के लिए भी। ठीक है, क्या हो जाता है, उस तरह लिखते हैं, देखिए ऐसा कुछ μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, कभी भी ऐसा कुछ रहे तो पहले इसी को लेना है, ऊपर हमेशा दूसरा वाला लेफ्ट राइट वाला ही पार्ट रहता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह लिखा जाता है, ये स्टाइल है। ओके, पहले दूसरे मीडियम को लिखा जाता है बाई
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो ये लिखने का एक तरीका है, ठीक है। हमेशा ये ऊपर रहेगा, ये पीछे नीचे रहता है, ठीक है। जो आगे वाला रहता है वो नीचे हो जाता है, जो पीछे रहता है वो ऊपर आता है। ये ध्यान में रखना है आपको। इस तरह का कभी भी नोटेशन अगर मिले तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ओके, ठीक है। ये कभी भी दिया रहेगा तो मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2, ठीक है। ये इस तरह इसको बढ़िया से फोकस पे करके रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, इस टर्म को अच्छे से नोट करिएगा, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको दे दिया है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको दे दिया है। दोनों मीडियम्स में लाइट का स्पीड क्या है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो आप लोग जान रहे हैं फॉर्मूला, म्यू वाटर क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, सी अपॉन स्पीड इन वाटर, ठीक है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। ये और ये कटा, और म्यू वाटर कितना आ जाएगा, वैल्यू 1.33, चेक कर सकते हैं आप, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, समझ सकते हैं क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों का यूनिट कट गया तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक फैक्टर होता है जैसा कि मैंने कहा। अच्छा, आ गया पहला का आंसर। चलिए दूसरे पे आते हैं हम। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास, सेम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1.5 आ गया इसका वैल्यू। अच्छा, तीसरे का आंसर, तीसरा में क्या निकालना है स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। सीख लीजिए, इसी को मेनली इसी के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, या तो आप म्यू जी म्यू डब्ल्यू का वैल्यू यहां रख के निकालिए तो भी आंसर आपका यही आएगा, और नहीं तो आप एक और चीज ले सकते हैं, ठीक है। क्या, डब्ल्यू म्यू जी क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही हो जाता। डायरेक्ट फॉर्मूला आप देख सकते हैं, आपको फॉर्मूला में क्या लिखा है मैंने, म्यू 21 में क्या होता था, v1 अपॉन v2 होता था, मतलब वेलोसिटी ये आगे ऊपर रहता है और वेलोसिटी में ये नीचे रहता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये ऊपर रहता है और ये नीचे रहता है। समझ गया बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो जाता है, ये वाला ऊपर चला जाता है, ये नीचे। वहीं अगर वेलोसिटी का बात आ जाए तो आगे वाला ऊपर रहता है और पीछे वाला नीचे रहता है, ये चीज समझ के रखिएगा, ठीक है। बस इतना समय बोलूंगा बात की रेसिप्रोकल हो जाता है और कुछ नहीं, वेलोसिटी रेसिप्रोकल में ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इससे भी निकाल सकते हैं, तो क्या क्या वैल्यूज रख देते हैं, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 8। आप सॉल्व करिएगा तो आपको 1.125 ही मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, होप करता हूं ये चीज आपकी क्लियरिफाई हो गई होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स आइए अब हम कुछ रिफ्रैक्शन से जुड़े टर्म्स को सीख लें, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है इंसिडेंट रे, ठीक है, जो मीडियम 1 में ट्रेवल करके मीडियम 2 में जाता है। और ये क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे, जो मीडियम 2 में इंटर करके ट्रेवल करता है, ठीक है। परपेंडिकुलर जो इस सरफेस पे बनाते हैं, सेपरेशन सरफेस पे या इंटरफेस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ओके। तो इंसिडेंट रे क्या होता है स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे वो रे है जो कि फॉल करता है कहां पे, एट द सेपरेशन ऑफ टू मीडियम, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, इंसिडेंट रे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे फॉल करता है एट द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम, ओके। अच्छा, उसके आते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे
वो रे है जो ट्रेवल करता है सेकेंड मीडियम में। व्हेन, कब, जब इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्रैक्ट होकर ट्रेवल करता है, तो इस रे को हम क्या बोलते हैं मीडियम 2 में, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स इनटू सेकंड मीडियम, ठीक है, व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स एट द सेपरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम, ओके। अच्छा, एंगल, अब आते हैं नॉर्मल पे। नॉर्मल क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉर्मल कुछ नहीं है, बस ये परपेंडिकुलर होता है सेपरेशन के, ठीक है। नॉर्मल इज व्हाट? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम, ओके। अच्छा, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। आगे इसके बाद हम बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ क्या बोलता है रिफ्रैक्शन का? रिफ्रैक्शन का पहला लॉ रिफ्लेक्शन के पहले लॉ के जैसा ही है, एकदम सेम, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। क्या है यहाँ पे फर्क? एक नाम का बस फर्क हो जाता है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे। वहां पे था रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सारे कुछ सेम प्लेन में होंगे, कोई बाहर नहीं निकल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर रे ऑफ लाइट इस प्लेन पे के अलोंग ही अगर आ रही है, इंटरफेस पे हो, तो वो रिफ्रैक्ट होगी इसी प्लेन के अलोंग। ऐसा नहीं कि ये जंप करके बाहर आ जाएगा या पीछे घुस धंस जाएगा, इसी प्लेन में रहेगा, इसी प्लेन लेवल पे, इसी प्लेन शीट पे ही रहेगा ये, मान के चलिए, ठीक है। तो उसी को बोलता है ये कि प्लेनर होता है। कौन कौन सा चीज? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये सारा कुछ क्या होता है? प्लानर चीज है। ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे रे ऑफ लाइट गिर रही है इंटरफेस पे, ठीक है, दो सरफेसेस के इंटरफेस पे, बाउंड्री के सामने। अच्छा, दूसरा लॉ अपने आप में एक लॉ है, और स्नेल्स करके एक साइंटिस्ट थे, विल्बर्ट स्नेल्स, उनके रिस्पेक्ट, उनके ऑनर पे ये रखा गया, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ ये बोल रहा है ना, देखिए क्या हुआ ना, हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना, क्या होता था रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता था, ठीक है। तो यहां भी बहुत जद्दोजहद किया गया, ठीक है। क्या जद्दोजहद किया गया? कि कोई रिलेशन निकाला जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। बहुत सारा केसेस चेक किया गया, ठीक है। इसका, इन दोनों का रेशियो क्या कांस्टेंट हो रहा है? ये दोनों इक्वल तो कतई नहीं है, तो दिखता ही है। क्या इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट हो रहा है? क्या इन दोनों का स्क्वायर का रेशियो कांस्टेंट हो रहा है? बहुत सारे पैंतरे अपनाए गए, तो लास्ट में जाकर एक पैंतरा मिलता है। क्या मिलता है? मिल जाता है कि जो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल है और जो साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल है, इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 के रेशियो के बराबर, ठीक है। ये वैल्यू मिलता है साइन आई बाई साइन आर से, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं वाटर और ग्लास की, तो लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कितना भी चेंज कर लें, ठीक है, हमें वैल्यू क्या मिलेगा? साइन आई बाई साइन आर का हमेशा सेम ही मिलना है, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये म्यू1 है एक मीडियम, ये म्यू2 मीडियम है, ओके। यहां से I1 एंगल पे पहले हमने इंसिडेंट कराया, तो R2 एंगल से R1 एंगल से निकला, फिर हम I2 एंगल से इंसिडेंट करा रहे हैं इसी सरफेस पे, अब R2 एंगल से रिफ्रैक्टेड हो रहा है, फिर R3 एंगल से इंसिडेंट करा रहे हैं, तो R3 एंगल से रिफ्रैक्ट हो रहा है। इन सबका रिलेशन क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? देखिए इन सबका रिलेशन बनेगा साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3। यही हो जाता है रिलेशन, यही तो बोल रहे हैं ना स्टूडेंट्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन होगा, इन दोनों का रेशियो गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। भले किसी भी एंगल पे आप इंसिडेंट करा लें, रेशियो हमेशा क्या आ जाएगा? ये हमेशा आ जाएगा क्या? कांस्टेंट नंबर, ठीक है। और किसके बराबर आएगा? μ2 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसे और कैसे लिखते हैं? μ2 अपॉन μ1, ठीक है। आपको याद होगा जस्ट अभी हमने किया है इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा,
तो और एक चीज हम क्या यहां से डिराइव कर सकते हैं, यहां से हम एक छोटा फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, चलिए साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन। ओके, बस सिंपल आ गया, और क्या, हमारा ये भी इसलिए स्नेल्स लॉ ही है। और ये याद रखना बहुत इजी है, इसके कंपैरिजन में क्या होता है दो मीडियम के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का और उसी मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंपल है याद रखना, ठीक है। म्यू वन इंटू साइन आई वन इज इक्वल टू क्या होगा हमेशा, म्यू टू इंटू साइन आर वन, ठीक है, या म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, ये याद रखना आपको, इजिली याद रहेगा ये। तो ये स्नेल्स लॉ, आप इसको फॉर्म को भी याद कर सकते हैं, इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसको मैंने और तोड़ के डिकोड कर दिया है, तो ये और आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, म्यू वन, ठीक है, यहां लिख सकते हैं हम म्यू वन, और ये क्या है म्यू टू, तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू टू इंटू साइन आर, सिंपल, ये भी स्नेल्स लॉ यही चीज है, ठीक है। इसे बस हमने इधर इधर उधर कर दिया है, डायगोनली मल्टीप्लाई, और कुछ किया नहीं है। तो होप है कि ये समझ में अब आ गया होगा कि स्नेल्स लॉ एक्चुअली में है क्या, ठीक है, कोई भारी भरकम चीज नहीं है। ओके, ये एक रिलेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में, क्या कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप किसी भी एंगल से इंसिडेंट कराएं, किसी भी एंगल से रिफ्रैक्ट हो, वैल्यू हमेशा दोनों का रेशियो क्या होगा, हमेशा हर केस में कांस्टेंट ही रहेगा, भले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज कर दिया है, ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस तरह मिलेगा हमें कि साइन ऑफ दिस बटा साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस बटा साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस बटा साइन ऑफ दिस, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है एक्चुअली में, वो कांस्टेंट वैल्यू एक्चुअली में ये रिलेटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, कि दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये रेशियो है, दूसरे का डिवाइड बाय पहले का, हमेशा यही होगा, ठीक है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये याद रखिएगा, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सिंगल मीडियम का होता है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स आइए अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब देखते हैं, ठीक है, क्या है ये टोटल चीज। तो क्या होता है, पहले हमने ये चीज देख चुका है, ये चीज हम फील कर चुके हैं। क्या होता है, जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी, लाइट रे क्या होगी, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ठीक है। उसी तरह हुए एयर से, एयर में है पहले इंसिडेंट रे, इंटरफेस के बाद अब ग्लास में एंटर करने वाला है, ठीक है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया लाइट, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर गया। फिर अब क्या हो रहा है, इस इंटरफेस पे क्या हो रहा है, इस इंटरफेस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट रे जैसे ही पहुंची, अब वो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो वो अपना ओरिजिनल पाथ जो है, अपना ओरिजिनल पाथ से अब डेविएट हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, नॉर्मल है तो अब अवे भागेगा नॉर्मल से, ठीक है, जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है लाइट रे। ओके, अच्छा, फाइनली जब इंसिडेंट रे निकलेगा ना, तो हमें क्या मिलेगा ना, इसी इंसिडेंट रे को अगर हम, ये इंसिडेंट रे को अगर हम आगे बढ़ाएं सी पॉइंट तक ना, तो ये जो एसी इंसिडेंट रे है ना, वो ये इमर्जेंट रे है ना, ओ डैश बी इमर्जेंट रे, ठीक है, इसके पैरेलल बन जाता है ये, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है, यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है, यही चीज है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमर्जेंट रे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंसिडेंट रे व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है, इज नोन एज व्हाट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यही फेनोमेना क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। जब जो इंसिडेंट रे था ना, एक्चुअली में वो डिस्प्लेस हो जाता है जब वो इमर्ज करता है आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब, ठीक है, तो इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यही एक्सपेरिमेंट है आपका, ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करने दे देता है कभी कभी, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, ये और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू आई होगा, E इज इक्वल टू आई होगा। प्रूव करके दिखा दूं, आइए देख लेते हैं प्रूव करके। चलिए, बात वहीं पे आती है, एयर और ग्लास की बात आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, इसका अगर मान लीजिए μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 है, तो आप निकाल सकते हैं उस फॉर्मूला से जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा आइए देख लेते हैं उसे। ये 1 है मीडियम, ये मीडियम 2 है। ओके स्टूडेंट्स, साइन आई, ठीक है, इंटू μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर इंटू μ2,
ठीक है, एंड एक चीज और होगा, साइन आर इंटू म्यू टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ई इंटू म्यू वन, फिर से एयर आ गया, ये कर सकते हैं आप। अच्छा, अब यहां से म्यू वन अपॉन म्यू टू लिखते हैं, म्यू वन अपॉन म्यू टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई, ओके। अच्छा, और म्यू वन अपॉन म्यू टू क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन ई, यहां से भी आप देख लीजिए, म्यू टू को इधर ले जाइए, साइन ई को नीचे, तो म्यू वन अपॉन म्यू टू क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन ई। अब साइन आर कट गया, अगला लाइन क्या हो गया स्टूडेंट्स, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, दोनों का साइन आई, एंगल आई का और एंगल ई का इक्वल है, मतलब दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू ई। इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। अब जब दो एंगल इक्वल होगा तभी ना वो दोनों पैरेलल होगा स्टूडेंट्स, बस यही था। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कैसे हुआ, तो आपने पढ़ा है पैरेलल है ये दोनों लाइंस, 90 डिग्री पे ये भी है, 90 डिग्री पे ये भी है, तो क्या हो जा रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये आर तो ये भी आर रहेगा, ठीक है, सिंपल। ये फॉर्मूला पहले वाले इंटरफेस पे लगेगा, साइन आई इंटू म्यू वन इज इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू टू, फिर दूसरा वाला फॉर्मूला इस इंटरफेस पे लग रहा है, साइन आर इंटू म्यू टू, ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं म्यू वन म्यू टू, ठीक है, और फिर से ये क्या हो जाएगा म्यू वन, ठीक है। अब दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, साइन आर म्यू टू इज इक्वल टू साइन ई म्यू वन, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आई इज इक्वल टू ई मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये जो पीछे का चीज था पढ़ाने का मकसद ही यही था कि आपको टोटल ये चीज अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। एक्सप्लेन्ड वे में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं, लेकिन आपको जानना जरूरी है ये चीज, इसके बिना तो समझ में ही नहीं आएगा, ये चीज के बिना तो समझ में ही नहीं आने वाला है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, ओके। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी, जहां भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर अब हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे ध्यान से और प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा बार बार इसको, बहुत काम आने वाली चीजें, ठीक है, बहुत काम आने वाली चीजें हैं इसमें, ओके। और अपना ध्यान रखिए।